हेलो बच्चों, मैं श्रीमती वाई एन खान, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल कबाड़िया। बच्चों, हम कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान में इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन यानी इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आम, संतरे, केले, नींबू, अनार, अमरूद जैसे स्वादिष्ट और रसीले फल और काजू, बादाम, नारियल जैसे शुष्क पौष्टिक फलों का निर्माण इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो चलिए देखते हैं यह विशिष्ट प्रक्रिया कैसे और कहाँ संपन्न होती है। स्क्रीन पर आप कुछ पौधे देख रहे हैं। सभी पौधे प्राकृतिक रूप से लगे हुए थे, इनकी पिक्चर ली गई है। सभी में आपको एक पुष्प दिखाई दे रहा है। तो ये सभी पौधे पुष्पीय पौधे कहलाएंगे। और भी ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनमें पुष्प होते हैं और यह विशिष्ट प्रक्रिया इन्हीं पुष्पों में संपन्न होती है। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन की परिभाषा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें दो प्रकार की विशिष्ट जनन इकाइयों का निर्माण होता है। इन्हें नर एवं मादा युग्मक कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कहते हैं। और ये बनते कहाँ हैं बच्चों? ये क्रमशः नर एवं मादा जनन अंगों में बनते हैं। स्क्रीन पर अभी आपको जासवंत का पुष्प दिखाई दे रहा है, सभी बच्चे पहचानते हैं, जिसमें एक लंबी लटकती हुई सी रचना सामने ही दिखाई दे रही है। यही बच्चों इस पुष्प के नर एवं मादा जनन अंग हैं। नर जनन अंग के अंदर मादा जनन अंग है जो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे पिक्चर में अनार दिख रहा है, तीसरी पिक्चर में गुलाब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इनके जनन अंग हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए हमको पुष्प के अंगों को अलग अलग देखने होंगे और इस प्रक्रिया को समझने के लिए इन अंगों की या पुष्प की रचना का अध्ययन अच्छे से करना होगा। आप देख रहे हैं अगले पिक्चर में जासवंत का पुष्पीय पौधा आपको सबसे पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है। इस पौधे की एक शाखा है ये, जिसमें पत्तियां, कलियां, फूल सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। जासवंत के पुष्प को हमने प्रारूपिक पुष्प के रूप में लिया है। हम एक पूर्ण पुष्प की रचना का अध्ययन इन चित्रों के माध्यम से करेंगे। ये चित्र जो बच्चों देख रहे हैं ये वास्तविक फ्लावर है जो मैंने झाड़ से निकाल कर यहाँ पर लगाया हुआ है। आपको दिख रहा है, मैंने इस पर मार्क किया है पहले चित्र पे 1 2 3 4। तो ये चार क्या हैं? पुष्प के चार भाग या चक्र हैं जो एक ही स्थान पर लगे हैं। एक विशिष्ट स्थान है जहाँ पर ये लगे हैं। इस स्थान को पुष्प का आसन अर्थात पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। पहला चक्र नंबर 1 पर देखिए, बाह्य दलपुंज कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। और इसकी एक पत्ती आप देख रहे हैं बाह्य दल या सेपल कहलाती है। कलर देख रहे हैं बच्चों, इनका ग्रीन है। और ये यहाँ पर तो 5 दिख रहे हैं घंटी की आकृति में, और कली भी दिख रही है। कली अवस्था में ये पूरे पुष्प की आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। तो बाह्य दलपुंज का कार्य है कली अवस्था में आंतरिक भागों की रक्षा करना। नेक्स्ट नंबर 2 पर आप देख रहे हैं दलपुंज, जिसमें 5 रंगीन पंखुड़ियाँ लाल कलर की दिख रही हैं। इंग्लिश में इसे कोरोला कहते हैं। आप देख रहे हैं रंगीन हैं, आकर्षक हैं, है ना। और इसकी एक पंखुड़ी को अलग से दिखाया है मैंने, तो वो कहलाती है पेटल या दल। इनका कार्य जो है परागण के लिए कीटों को ये आकर्षित करते हैं। परागण जनन की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। नंबर 3 पर देखेंगे, ये विशेष चक्र है। इस चक्र का नाम है पुमंग और इसे अंग्रेजी में एंडोइशियम कहते हैं। यह नर जनन अंग दिख रहे हैं, एक बड़ी संख्या में पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं। पुंकेसर नाल पर लगे हुए हैं
ये पुंकेसर ये वे विशिष्ट रचना हैं जिनके अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। और यहाँ पर पौधों में इन नर युग्मकों का विशेष नाम है जिन्हें पराग कण या पोलन ग्रेन कहते हैं। अगला हिस्सा है जायांग या गाइनोशियम। पुष्प का चौथा सबसे आंतरिक अंग है ये तीसरे अंग पुमंग के अंदर रहता है। यहाँ पर इसलिए फिर हमने अलग से भी बनाया है, इसको दिखाई दे रहा है। फ्लावर को डिसेक्ट करके विच्छेदित करके मैंने अलग से निकाला है। अंतिम चक्र दिख रहा है नंबर 4 पे। ये एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बनता है। यहाँ पर एक अंडक की रचना दिख रही है। इसमें 3 भाग हैं। सबसे पहले देखेंगे ऊपर से हम देखें वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के यहाँ 5 भाग दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ये कैसा अंडक है, पंच अंडपी। आगे जाकर ये पांचों हिस्से इसके आपस में जुड़ गए हैं। वो वर्तिकाग्र जो है पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करती है। अभी मैंने बताया था पराग कण यानी नर युग्मक जो कहाँ बन रहे हैं, पोलन ग्रेन पराग पुंकेसर पर बन रहे हैं। दूसरा हिस्सा इसका स्टाइल दिख रहा है, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्तिका। लंबी पतली नली है, यहाँ पर विशेष तरह का होता है जासवंत का पुष्प। तो यहाँ पर ये वर्तिका बहुत लंबी है और ये वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम करती है। और जनन में इसका कार्य है पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है। तीसरा सबसे प्रमुख हिस्सा अंडाशय, फूला हुआ भाग यहाँ दिखाई दे रहा है थैलेमस या पुष्पासन के ऊपर। इसे बीजांड कहते हैं, इसके अंदर बीजांड होते हैं। अंडाशय है वास्तव में ये, और भी अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। ये मादा युग्मक है। यहाँ पर हमने देखा कि एक ही पुष्प में नर जनन अंग भी है, मादा जनन अंग भी है। तो इस पुष्प को हम कहेंगे कि यह एक द्विलिंगी पुष्प है या उभयलिंगी पुष्प है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, जासवंत के पुष्प को हम उभयलिंगी या द्विलिंगी के रूप में, उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। पुष्प एक लिंगी भी होते हैं बेटा। आम के जो पुष्प होते हैं, बौर जिन्हें कहते हैं आम, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उसमें एक लिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं, और नर और मादा दोनों ही पुष्प होते हैं। अब अगली स्लाइड में आप देखेंगे जो सारी चीज़ें अभी हमने वास्तविक पुष्प में देखी, अब हम उन्हीं को किस रूप में देख रहे हैं, चित्रों के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि इनको ड्रॉ भी करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो ये कैसे बने हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही बने हैं जो इसके पहले आपने रियल पिक्चर या रियल पुष्प में देखा। यहाँ भी हमको दिख रहे हैं कैलिक्स दिख रहे हैं, कोरोला यानी बाह्यदल पुंज, दल पुंज। तीसरा नरजननांग दिख रहा है, मेल पार्ट एंड्रोशियम। पुंकेसर नाल दिख रही है, नाल पे पुंकेसर लगे हैं। एक पुंकेसर की रचना आप देख रहे हैं, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको वास्तविक फ्लावर में इतनी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। सूक्ष्म रचना है जो उसको हमको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पुंकेसर के 2 हिस्से हैं। पहला दिख रहा है आपको किडनी के शेप का, गुर्दे के आकार का परागकोश, और उसकी एक डंडी दिख रही है जिसे विज्ञान की भाषा में पुतंतु कहते हैं। परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कण ही हमारे नर युग्मक होते हैं। आगे हम देख रहे हैं चौथा चक्र पुनः हमको दिख रहा है जो बहुत ही स्पष्ट है। पुष्पासन पर फूला हुआ अंडाशय लगा है, अंडाशय से वर्तिका और वर्तिका से वर्तिकाग्र, 5 वर्तिकाग्र दिखाई दे रही हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड लगे हैं, बीजांड लगे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि ये सारे चित्र जो हमने देखे थे, चूँकि एक पुष्प में समझ में नहीं आते हैं, तो अलग अलग हमने इनको डिसेक्ट करके देखा था। अब ये चारों चक्र कैसे लगे हैं इसको देखने के लिए अगली स्लाइड पर आप देख रहे हैं पुष्प की लंब काट का चित्र लगा है, और उसके दाएं साइड में वास्तविक पुष्प को मैंने लंब काट के वहाँ पर पेस्ट किया है या चिपकाया है। आपको दोनों पुष्प में बिल्कुल समानता दिख रही है। अंतर सिर्फ इतना है
यहाँ पर जो चित्र बना है वो पीले जासवंत का है। तो जासवंत पीले भी होते हैं, शुरू में ही हमने देखा था पहला वाला फ्लावर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों चक्र किस तरह से पुष्प आसन पर एक साथ लगे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बाह्य दल दिख रहे हैं घंटी की आकृति के, ठीक है। और इसी बाह्य दल के अंदर हमको दल दिख रहे हैं, माने हमको यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि चारों चक्र कैसे एक के अंदर एक रैप किए हुए लगे होते। पहले घंटी की आकृति के बाह्य दल हैं, फिर रंगीन दल हैं, फिर दल के ऊपर जुड़ी हुई एक पुंकेसर नाल दिख रही है। दोनों पिक्चर सेम है, पुंकेसर नाल है और इसी नाल के अंदर में मादा जनन अंग उपस्थित है, जो केवल हमको ऊपर से दिखाई दे रहा है और नीचे से अंडाशय कट गया है, इसलिए उसमें बीजांड भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं बीजांड, बिल्कुल फूला हुआ अंडाशय है, बीजांड दिख रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको पुष्प की लंबकाट में दिखाई देंगी। तो यहाँ पर ये चित्र आपको बनाने के लिए आता है। पुष्प की लंबकाट आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, आप उसको भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मैंने स्पष्ट करके चित्रित किया है और इसीलिए वास्तविक फ्लावर बाजू में रखा है, चूँकि ये जासवंत का है। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं पुंकेसर नाल काफ़ी लंबी है, वर्तिका भी काफ़ी लंबी है, तो हमें ऐसे ही बनाना है। इसको यदि हम छोटा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो चित्र जैसे दिखते हैं बच्चों, उनको वैसे ही बनाना पड़ता है। इसके हम देख रहे हैं कि कोरला विशेष प्रकार के हैं, ऊपर का भाग काफ़ी फैला हुआ है किंतु आगे का भाग एकदम नुकीला है। तो ये सारी चीज़ें आपको चित्र बनाते समय ध्यान देनी है। यदि ऐसा ही आप तैयार कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा। इसके नामांकन याद करेंगे और इसके नीचे ये स्पष्ट लिख देंगे कि ये जासवंत के पुष्प की लंबकाट है। ओके, अब आती है अगली प्रक्रिया जो हमारी वास्तव में है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया को देखते हैं। आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, है ना। चित्र में दिख रहा है एक मादा जनन का पिक्चर है सामने, फूला हुआ अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि उस वर्तिकाग्र पर परागकण दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जब भी बताया था कि परागकणों को ग्रहण करती है वर्तिकाग्र, तो ये परागकण कहाँ से आए हैं, मैंने अभी बताया था पुंकेसर में परागकोश होता है, परागकोश में परागकण बनते हैं। ये परागकण कैसे पहुँचते हैं वर्तिकाग्र पर, क्योंकि परागकण कैसे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म रचनाएं हैं और पाउडर की जैसी हो जाती हैं, होती हैं ये रचनाएं। और ये वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जब पराग कोश से मुक्त होते हैं तो ये वायुमंडल में बाहर आ जाते हैं। तो पुंकेसर में नरयुग्मक अर्थात पराग कणों का निर्माण होते ही ये मुक्त होकर वायुमंडल में पहुंचते हैं और फिर वहाँ से लैंगिक जनन संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि ये कहाँ पहुँच जाएं, वर्तिकाग्र पर। तो ये यहाँ पर परागकण जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, कीटों के माध्यम से अथवा प्राणी के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है, इंग्लिश में इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। दो प्रकार से होती है प्रक्रिया, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले हम देखेंगे स्वपरागण क्या है। एक ही पुष्प के परागकण, चित्र में आपको स्पष्ट मैंने इसलिए बना दिया है, सांकेतिक रूप से चित्र बना है। नरयुग्मक भी वहाँ दिख रहे हैं, पुंकेसर से मुक्त हो रहे हैं और रेड कलर से आपका दिख रहा है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय यानी मादा युग्मक, मादा जननांग, ठीक है। तो यहाँ पर मुक्त होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जा रहे हैं, तो ये कहलाता है स्वपरागण। इसके एग्जाम्पल हैं गेहूँ और मटर। अगली पिक्चर में देख रहे हैं परपरागण, या जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन। जब परागकण एक ही जाति के दो पौधों के बीच में
नर और मादा के बीच में परागकण एक पुंकेसर से निकलकर दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर गिर जाएं। चित्र में दिख रहा है, तीर के माध्यम से मैंने दिखाया है। ये पुंकेसर से परागकण मुक्त हो रहे हैं और मुक्त होकर दूसरे पौधे की साइड में बना है, उसकी वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी था। अब ये नर युग्मक आ गए हैं मादा युग्मक के पास, या हम कहें परागकण पहुंच गए हैं आपके मादा जननांग पर। सही यही होगा। अगली प्रक्रिया है तुलसी में, जैसे बताया और भी पौधे हैं इसके क्रॉस पॉलिनेशन के। वेलिस्नेरिया होता है जिसमें जल परागण होता है। साल्विया में कीट परागण होता है। पुष्प सुंदर होते हैं, कीड़े उन पर अट्रैक्ट होकर बैठते हैं और वहाँ इनके पंखों में चिपक जाते हैं परागकण, और फिर ये जब दूसरे पौधे पर जाते हैं उसी जाति के, तो वहाँ पर ये वर्तिकाग्र पर परागकण गिर जाते हैं। तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। अगली प्रक्रिया है, सबसे महत्वपूर्ण आखिरी प्रक्रिया है लैंगिक जनन की, जिसे हम निषेचन कहते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण अंकुरित होते हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं 2 परागकण दिख रहे हैं, दोनों से एक एक छोटी सी ट्यूब जैसी रचना निकल रही है जब ये अंकुरित हो रहे हैं। इस रचना को पराग नलिका कहते हैं। इस पराग नलिका के बीच में नर युग्मक दिख रहा है बड़ा सा देखने से। ये पराग नलिका वर्तिका से होती हुई आगे बढ़ रही है। आगे बढ़कर ये पहुंच रही है कहाँ? अंडाशय तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या स्थित है? मादा युग्मक। बीच में दिख रहा है मादा युग्मक। आजू बाजू 2 गोले हैं, वो 2 कोशिकाएं हैं। तो नर युग्मक पोलन ट्यूब के साथ होता हुआ आ रहा है और यहाँ से पराग नलिका प्रवेश कर रही है। कहाँ पर? अंडाशय के अंदर घुस गई है और इसमें उपस्थित जो नर युग्मक था वो अब कहाँ पहुँच गया है? मादा युग्मक के पास। यहाँ पर इन दोनों युग्मकों का संलयन होता है और इसके बाद एक रचना बनती है जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया संपन्न हुई है इसको ही निषेचन अथवा इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारी प्रक्रिया कंप्लीट होती है निषेचन की। इसके बाद जो पुष्प है उसके बहुत सारे अंग, जो 3 चक्र थे उसमें पहला, दूसरा और तीसरा यानी बाह्यदल दल तो गिर ही जाते हैं और बचता है केवल अंडाशय, जो कि फल में विकसित हो जाता है। जो हमारा युग्मनज बना था नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने से, वो भ्रूण में बदल जाता है। ठीक है। बीजांड जो थे मैंने दिखाए थे एलएस में, बड़े बड़े बीजांड आपको ओवरी के अंदर, वो बीज में बदल जाते हैं और इसी बीज के अंदर एक छोटा सा भावी पौधा होता है जिसको विज्ञान की भाषा में भ्रूण कहते हैं। भ्रूण और इंग्लिश में उसे एम्ब्रियो कहते हैं। जब बीज फलों के अंदर होते हैं, आपने देखा है रसीले फल होते हैं, है ना, बहुत सारे फलों के अंदर, सभी फलों के अंदर बीज होते हैं। ये बीज जब निकलते हैं, बाहर आते हैं, इनको जब हम ज़मीन में डालते हैं तो इनको धूप, यानी प्रकाश, हवा और पानी मिलता है तो ये अंकुरित होकर एक नए पौधे का रूप ले लेते हैं और हमें पौधा तो मिलता ही है बच्चों, और रसीले फल भी मिलते हैं। बच्चों देखिए, अब पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई है, हमारे को रसीले फल भी तैयार हो गए हैं और अब हम खा भी सकते हैं रसीले फल। तो मैंने पूरा प्रयास किया है आपको ये बात समझ में आ जाए, पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए। एक बात आपको फिर बता रही हूँ कि इसमें ये जो अभी एक पिक्चर सामने दिख रहा है, आपको परागण और निषेचन होते हुए इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे और एक पुष्प की लंबकाट को अच्छे से तैयार करेंगे, और दूसरा यहाँ जो परागण और निषेचन जो मैंने दे दिया है वो पूरा तैयार कर लेंगे। केवल आपका जो वर्णन है, जो मैंने केवल चित्रों के माध्यम से आपको समझाया है,
वो वर्णन आपकी पुस्तक में आपके लिए अच्छा दिया हुआ है। आप उसको पॉइंट वाइज बना लेंगे और उसको रेडी कर लेंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।